अला दादा, आपने बोला कि हम लोग का हर जगह आदिवासी नहीं है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है, हमारे कोलान प्रमंडल, चाहे पूरा झारखंड का ही बात किया जाए, जितने भी विधायक हमारे झारखंड में 28 विधायक है, कोलान में पूरा पूरा आदिवासी विधायक भरा हुआ है ना। संसद भी पूर्वी छोड़ के यानी कि पश्चिम में आदिवासी है। मुखिया भी, जिला परिषद भी, सारे आदिवासी हैं। सारे आदिवासी होने के बावजूद इस प्रकार का क्यों, और हमारे आदिवासी आज भी लाचार व्यवस्था क्यों जी रहे हैं? मतलब आप आदिवासी विधायक हैं, लेकिन आदिवासी ठेकेदार नहीं है, आदिवासी बिजनेसमैन नहीं है। जहाँ जहाँ बड़े स्तर पे नहीं है, लेकिन संवैधानिक स्तर पर सभी आदिवासी है। इस पे क्या बोलेंगे? जोहार, नमस्ते। अभी हम लोग बात करेंगे, और खास करके पहले पब्लिक एक्शन न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद है कि आप इस आदिवासी अधिकार दिवस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे दादा लोगों के साथ में। आज इन लोगों ने एक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग देख रहे हैं कि आदिवासी अधिकार दिवस, और 13 सितंबर 2022 द्वारा ये आयोजक है आदिवासी महासभा। तो हम एक पूछना चाहेंगे कि आज जो अधिकार दिवस है, ये अधिकार दिवस का थोड़ा सा अपना परिचय पहले हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जोहार, मैं कृष्णा हांसदा और आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। और आज हम लोग, और इसके मेरे बगल में ये है अमृत तिड़ू जी। अपने दादा, हाँ बोलिए। जोहार, मेरा नाम अमृत तिड़ू और मैं आदिवासी महासभा का जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष। अभी दादा जो है उधर ये कर, मैं ज्ञान सिंह बांदिया, आदिवासी महासभा का कैशियर। हम लोगों ने अपना परिचय दे दिया। अब हम लोग अधिकार दिवस पे बात करते हैं दादा। अधिकार दिवस जो है, ये आदिवासी अधिकार दिवस लिखा हुआ है, तो हम इस पे पूरा विस्तार से तो बोलेंगे कि जानना चाहेंगे कि आदिवासी अधिकार दिवस ये आदिवासियों को लिए कि क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो आपकी जनता की आवाज़ और क्या चैनल, पब्लिक एक्शन न्यूज़, ये सोशल मीडिया का आपके तमाम कर्मचारियों को और सभी कार्यकर्ताओं को हमारे ओर से जोहार और सेवा जोहार, हार्दिक शुभकामनाएं आज के आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर। तो मैं आज ये जो आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर ये 2022 को हम लोग मना रहे हैं। ये एक्चुअल में 13 सितंबर के दिन, 13 सितंबर 2007 को ये 194 देश के प्रतिनिधि, 194 देश के प्रधानमंत्री गण जितने भी थे, यूएनओ में एक विचार विमर्श हुआ। काफ़ी इसमें चिंतन मंथन होने के बाद पूरे विश्व के आदिवासियों को कैसे हक और अधिकार मिलेगा, उसके विषय में ये अधिकार दिवस एक चर्चा हुई। और उस चर्चा में ये 2007 के 13 सितंबर में फाइनल हुआ, और उस दिन ये एग्रीमेंट हुए। और उस एग्रीमेंट के तहत, वो एग्रीमेंट कहा जाता है कि ILO कन्वेंशन 107 107 के तहत एग्रीमेंट हुआ। और उसके तहत आज पूरे विश्व के आदिवासियों को उनकी भाषा, संस्कृति, जल जंगल ज़मीन में कैसे वो अपने तरीके से जीने का अधिकार, और अपने जल जंगल ज़मीन में संसाधन जो है उनको संरक्षित करते हुए कैसे वह आगे बढ़ेंगे, कैसे वह विकास करेंगे, उस विषय पर पूरे विश्व के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है। तो वो अधिकार 2 प्रकार से अधिकार दिया गया है। एक ILO कन्वेंशन 107 एक करार है, और दूसरा है 169 ILO कन्वेंशन 169। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो 2007 में वो करार होते हैं, वो आपका ILO कन्वेंशन 107 में हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो अधिकार है, उस दिन ये जो करार होते हैं, उसमें 46 जो अधिकार है, रेजुलेशन है, उस पर ये हस्ताक्षर हुए हैं। तो 46 रेजुलेशन जो है, UNDRIP जिसको बोलता है, आपका यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल का, ये
हमारे जो यहाँ के जो मूल निवासी के लिए अधिकार का वो डिक्लेयर हुआ और उस डिक्लेरेशन में साइन किए हुए हैं। तो वो साइन होने के बावजूद भी पूरे भारत में या पूरे विश्व में फिर भी आदिवासियों को क्यों नहीं मिलता है, विशेष करके भारत में वो वंचित क्यों है? तो ये बहुत बड़ी सवाल है और वो सवाल को हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि इतने सारे अधिकार है संविधान में, भारत का संविधान में पूरा ही आदिवासी के लिए ही लिखा गया है, फिर भी आदिवासी क्यों वंचित है जल जंगल ज़मीन से, उन्हें क्यों बेदखल किया जा रहा है? आज तक किसी ने भी इस पर चिंतन मंथन नहीं किया है। एक हमारे तरफ से भी रहेगा, आपने बोला कि हमारे आदिवासियों के लिए बहुत सारा अधिकार लिखा गया है। हमने भी सुना है CNT है, SPT है, चाहे 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, अच्छा आदिवासी दिवस है, फिर अभी आदिवासी अधिकार दिवस है। इतने सारे ये अधिकार होते हुए भी हमारे आदिवासियों का ज़मीन क्यों छीनी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमको आज तक हम चिंतन मंथन नहीं किए कि आदिवासी का अधिकार होने के बावजूद भी आदिवासी को क्यों अधिकार नहीं मिलता है। इस विषय में हमको सोचना चाहिए, लेकिन ना इसके बारे में कोई बुद्धिजीवी, ना कोई प्रशासनिक पदाधिकारी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हमको इस विषय में कोई सलाह, इस पर हमको ज्ञान देने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया। तीसरी बात है, कोई पॉलिटिशियन इस बारे में क्यों चर्चा नहीं किए। तो बहुत सारा ऐसे मामला है। तो हम लोग इसका जो ILO कन्वेंशन का 107 और 169 जो UNDRIP का जो साइन ये हस्ताक्षर हुए करार में, इसको जब हम लोग स्टडी किए तो ये पता चला कि ये भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे 2007 के UNDRIP का एग्रीमेंट जो है ILO कन्वेंशन 107 में साइन किए हैं। तो ये केवल क्या है कि आदिवासी को मेरा जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, जो मेरा प्रकृतिवादी रास्ते पे चलने का और हम प्रकृति संरक्षण करने का जो मेरा जो कार्यशैली है, इससे हमको हटा करके उनका मुख्य धारा में ले जाने का ये एक करार है। इसलिए हमारा हक और अधिकार लागू नहीं हो रहा। इसीलिए मेरा 46 UNDRIP का जो एग्रीमेंट है, ये जो रेजुलेशन है, आज तक भारत देश के आदिवासियों को अधिकार नहीं मिल रही है। अच्छा, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्या अधिकार मिलेगा? देखिए, बोलता है ना कि जागरूक ही आपका जीत की पहली मंत्र है। तो हमारे लोगों को कोई जागरूक नहीं करता है। हम लोग कुछ जो संगठन है आदिवासी महासभा जैसे, हम लोग आदिवासी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि आदिवासी अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सके और अपना अधिकार प्राप्त करें। जल जंगल ज़मीन का हो, चाहे जल जंगल ज़मीन के नीचे जो मौजूदा खनिज संपदा है उसको संरक्षित कर सकते, सुरक्षा कर सके, अपने विकास के कार्य में लगा सके। तो इस कार्य को हम लोग जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में हम लोग उनको संवैधानिक हक बता रहे हैं। ILO कन्वेंशन 169, 107 और ILO कन्वेंशन 169 को हम लोग उनके बारे में बताने का कार्य कर रहे हैं कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री ILO कन्वेंशन 169 में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हमको अपनी व्यवस्था में, अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी जल जंगल ज़मीन में अधिकार हमको नहीं मिल सकता है। ये करार है। आज तक भारत देश में हम लोग यहाँ हल्ला करते हैं, मेरे लिए बहुत सारा संवैधानिक अधिकार है, नेता लोग भी कहते हैं, लेकिन लागू नहीं करा पाते हैं। उसका कारण नेता लोग को नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए नहीं बोल पाते हैं संसद में, प्रधानमंत्री पे दबाव नहीं दे पाते हैं कि भाई ILO कन्वेंशन 169 में आप करार कीजिए, साइन कीजिए, ताकि आदिवासी को उनको विकास की जो एक पटरी है, विकास की जो रास्ता है, उस रास्ता पे उनको चलने का एक माध्यम दिया जा सके। और एक बात है कि वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, जब अनाबाद बिहार सरकार का ज़मीन हो चाहे सरकारी ज़मीन हो, उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं तो तुरंत कब्जा हो जा रहा है। वो लोग अपना बाउंड्री वॉल कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। वहाँ हमारे जयरास्तान है, देसौली है, और जब आदिवासी जब जयरास्तान बनाने का बात कर रहे हैं तो उसको सरकारी ज़मीन कहा जा रहा है, और दूसरा कोई जब कर रहे हैं वहीं पे काम तो उसको ऐसे ही हो जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही बात है, ILO कन्वेंशन 107 भारत के जो केंद्र सरकार बोलते हैं, हम भारत सरकार नहीं बोलते हैं, केंद्र सरकार जहाँ करार करके आए हुए हैं ये, और आपका 1964
1964 में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है इसमें गड़बड़ी हुआ है। तो आपका वो गड़बड़ी जो है, आपका जब गवर्नर का शेड्यूल एरिया में आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 आपका 54 के तहत 154 के तहत इनका एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो उस हैसियत से, उस हिसाब से देखा जाए तो 1964 का सेटलमेंट, सर्वे सेटलमेंट अवैध माना जा सकता है, क्योंकि वो किनके अधिकार से, अनुसूचित क्षेत्रों की जो प्रति ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन कैसे लिख दिए। तो आदिवासी की जो वो जो गांव की जो गोचर ज़मीन है, जो गांव में गाय बैल जहां चरते हैं, वो गोचर ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन नहीं है। तो आज आप 1997 का सुप्रीम कोर्ट के आदेश है समता जजमेंट, उस समता जजमेंट ने क्लियरली वो लिख दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं कि 5वें अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो आज किसी ने नहीं पूछने का काम किया है कि भाई आपके इस राज्य में कौन सी सरकार की ज़मीन है, हमको लिखित दीजिए ना, वो दे नहीं पाएंगे। आज कोई नेता इस विषय में बात नहीं करता है। समता जजमेंट में विद्वान वकील और विद्वान जज साहब लोग जो आदेश दिए हैं कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ज़मीन नहीं होती है, इसका मतलब ये अर्थ होता है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो 1964 में सर्वे सेटलमेंट हुआ स्वतंत्र के बाद, यह असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। इसलिए 1997 समता जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, इस जजमेंट में स्पष्ट रूप से कह दिया कि केंद्र सरकार का ज़मीन भी नहीं होता है और राज्य सरकार का भी ज़मीन नहीं होता है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में वह एक व्यक्ति है जो आदिवासी नहीं है। ये बात है। तो इसलिए यहाँ पर आदिवासियों को यहाँ अपना जाहिरा देशावली बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि आपका ILO कन्वेंशन 107 में हस्ताक्षर किया हुआ है। आपको अपना भाषा, संस्कृति और जल जंगल ज़मीन संरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। उसमें आपको अधिकार चाहिए तो ILO कन्वेंशन 169 में भारत का प्रधानमंत्री यदि हस्ताक्षर करेंगे, करार में साइन करेंगे, तब आपको अपना देशावली, आपका जाहिर स्थान और आपके जो भी गांव के गैर मजरूआ ज़मीन हो, चाहे जल जंगल का कुछ भी हो या उसके नीचे के खनिज संपदा हो, वह उसको बचा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बचा सकते हैं। और इसका यही है करार। अच्छा, हम लोग अभी ज़मीन पे हम लोग इतना ही बात करते हैं। हम लोग अभी वर्तमान परिस्थिति को लेकर बात करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर अधिकार तो हमारे बहुत है, लेकिन अधिकार का हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में तो हमारे आदिवासी विधायक बहुत ज़्यादा हैं, आदिवासी संसद बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आदिवासी जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग एक ये मतलब अभी वर्तमान परिस्थिति को लेके जाते हैं। एक अंकिता सिंह का मतलब एक पेट्रोल डाल के छिड़क के मारा गया है ना, उनको 10 लाख सरकार की ओर से दिया गया है और उनका पेपर में भी है। और माननीय मुख्यमंत्री का भाई यानी कि विधायक बसंत सोरेन जी, उन्होंने खुद जाके अपना उनका बहन को नियुक्ति पत्र दे दिया। और हमारे हाल फिलहाल में आदिवासी भाई उसको ये बहन है, उसको बलात्कार करके फेंक दिया गया, मार दिया गया। उसमें उस क्षेत्र के सारे विधायक आदिवासी हैं, संसद भी आदिवासी है, मुखिया भी आदिवासी है, फिर भी अपना एक लड़की को मुआवजा नहीं दिला पा रहे हैं, उसका भाई को नौकरी नहीं दिला पा रहे। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसका यही है कि हम आदिवासियों को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमें इतने तुच्छ और निम्न लेवल के मानते हैं, क्योंकि हमारी एकता और अखंडता को, जो हम एकता के साथ पहले रहते थे, वह एकजुटता हमारे बीच नहीं रही। उसी का फ़ायदा इन नेता लोग उठा रहे हैं और हम समाज से उनको दबाव नहीं दे पाते हैं। समाज से जो दबाव देने का कार्य होना चाहिए था, ये आज नहीं हो रहा है, जिसके बदौलत नेता लोग क्या करते हैं ना कि हमें जब भी हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह की बलात्कार घटना या हत्याएं की जा रही है, इस घटना में यदि हम लोग ज़्यादा थोड़ा बोलते हैं, एक आध दिन हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, इसके बाद आप 2-3 दिन से आपको साथ कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि आदिवासी की मानसिकता ऐसे है, ये तो फलाना की बेटी है, फलाना गांव की थी, हमको हमारा क्या है। तो ये मानसिकता है। कभी ये नहीं सोचता है कि आज उसका बेटी का ये हुआ है तो कल मेरा बेटी का भी हो सकता है। हम आदिवासी में ये सोच, सामूहिकता सोच समाप्त हो चुकी है और हमारे सामाजिक लीडर
इसको ये समझते हैं कि ये तो उसका है, मेरा नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इज्जत की सवाल नहीं मानते हुए इसलिए इसको छोड़ देते हैं और उसी का फ़ायदा हमारे यहाँ के आदिवासी विधायक और सांसद लोग उठाते हैं और हमको अहमियत नहीं देता है और हमको राशन कार्ड और एक 5 किलो का अनाज दे दे के हमको बेवकूफ़ बनाता है। तो इनको शर्म आना चाहिए। ठीक है, हमारे गांव के आदिवासी अनपढ़ और जाहिल है, अनपढ़ गंवार जाहिल हो सकता है, लेकिन वो अपना महत्वपूर्ण वोट दे करके उनको जिताते हैं, प्रतिनिधि बनाए हैं ताकि मेरे को प्रोटेक्ट करे, मेरे को संरक्षित करे, सुरक्षित करे, अधिकार दिलाए। लेकिन यह काम तो उनका था, विधायक सांसदों का। कारण है कि ठीक है, हमें जानकारी नहीं है हमको क्या क्या मिल सकता है, हम कुछ दिन आवाज़ उठाते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर हमें कोई ना कोई एजेंट के माध्यम से हमको हड़िया दारू चखना ला देते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं और हम भी मान जाते हैं। लेकिन वो आज गैर आदिवासी यहाँ जो है, बाहर के आदिवासी गैर आदिवासी, वह बाहर के गैर आदिवासी एकजुटता के साथ रहते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हमको कभी भी भगा सकता है, हमको अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो सारे बाहरी लोग का नेता लोग या पूंजीपति लोग वो पैसा इकट्ठा करके उनको 28 लाख दिया गया अंकिता सिंह को, और आपके सरकार की तरफ से उनको 10 लाख दिया, प्रशासन की तरफ से 1 लाख दिए और नौकरी दिए। लेकिन आदिवासी के साथ इस तरह का भेदभाव इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो हमारे राज्य में है, हेमंत सोरेन सरकार, ये भी उस करार से इफेक्ट है। जो ILO कन्वेंशन 107 करार है, उस करार के तहत ये भी इफेक्टेड है और जिसके वजह से ये कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदिवासी का कार्य करेंगे तो हो सकता है UNO में इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़े। इसलिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री या यहाँ के जो IAS IPS है, इनको जो इनका सचिव वगैरह होता है, ये पढ़ा देते हैं कि आपको उतना जल्दी और उतना डायरेक्टली आदिवासी का मदद नहीं करना है, ये मामला ऐसे है, नहीं तो फंस जाओगे। तो हमारा आदमी को जानकारी के अभाव के कारण ये हमारे आदिवासियों का मदद नहीं कर पाते हैं। एक तो खुद भी जानकार नहीं है और हमारे जो भुक्तभोगी है, पीड़िता, उसको भी जानकारी नहीं है। तो हम दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तो हम नहीं मांग पाते हैं, जानकारी के अभाव, दूसरा है हमको समाज की एकजुटता की कमी है जिसके वजह से कोई डरता नहीं है, तीसरा है कि आपका यहाँ नेता लोग को जानकारी नहीं है, चौथा है कि हमारा यहाँ कोई प्रशासनिक नहीं है, पदाधिकारी नहीं है कि जो बहुत बोल्डली आदिवासी के अधिकार की बात को रख सके। आप इसीलिए आदिवासी जो हालत हुआ है उसको यहाँ एक आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। एक सवाल है दादा, आपने बोला कि हम लोग का हर जगह आदिवासी नहीं है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है, हमारे कोलान प्रमंडल, चाहे पूरा झारखंड का ही बात किया जाए, जितने भी विधायक हमारे झारखंड में 28 विधायक है, कोलान में पूरा आदिवासी विधायक भरा हुआ है ना। संसद भी पूर्वी छोड़ के यानी कि पश्चिम में आदिवासी है, मुखिया भी, जिला परिषद भी, सारे आदिवासी हैं। सारे आदिवासी होने के बावजूद इस प्रकार का क्यों, और हमारे आदिवासी आज भी लाचार व्यवस्था क्यों जी रहे हैं? मतलब आप आदिवासी विधायक हैं, लेकिन आदिवासी ठेकेदार नहीं है, आदिवासी बिजनेसमैन नहीं है, जहाँ बड़े स्तर पे नहीं है, लेकिन संवैधानिक स्तर पर सभी आदिवासी है। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, आपको ये सबसे पहले बात समझना होगा कि आज जो भारत देश जो चल रहे हैं ना, ये पूंजीपति का पैसा से चल रहा है। ये आदमी का टैक्स बोल रहे हैं ना, ये हमारा टैक्स से तो चल ही रहा है, लेकिन पूंजीपति देश को चला रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो हमारा देश में, चाहे हमारा राज्य में जो भी सांसद हो या विधायक हो, ये इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वह किसी न किसी कॉरपोरेट का पैसा लेके चुनाव लड़े हैं, वो समाज का पैसा में नहीं जीते हैं। जब तक समाज का पैसा में कोई किसी को खड़ा नहीं करते हैं, समाज का पैसा में नहीं जिताते हैं, तब तक वह आपका समाज का कार्य नहीं करेंगे। यही कारण है। और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि समाज मजबूत हो, समाज आर्थिक रूप से इतना मजबूत सशक्त हो कि हम संसद और विधायक को हम खुद बनाएं, और बना सकते हैं।
लेकिन आज तक हम लोग, हमारे बुद्धिजीवी और हमारे जो नौकरी पेशा वाले लोग कभी इस दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं, सोचते नहीं हैं। और कारण यही है कि हम नहीं सोचते हैं, इसीलिए हम लोग आज तक, हमारे विधायक और सांसद लोग जनताओं को, आदिवासियों को, बाकी को अपने सियाना समझते हैं, बाकी को मूर्ख समझते हैं। ये गलत हुआ। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गांव के लोग को जागृत करें, और गांव के लोग जब जगेंगे, समझेंगे अपने अधिकार को, तब खुद ब खुद इन नेताओं को हम लोग सुधर सकते हैं, और मेरे अनुसार वो मेरे को हक और अधिकार की बात और रखेंगे। आज अभी इस पर हम लोग बात किया, अगर अभी एक बोलिएगा कि बताइएगा कि पॉइंट पॉइंट जैसे सीएनटी हम लोग का ज़मीन के लिए लागू है ना, 5वीं अनुसूची के इस प्रकार का हमारे जितने भी आदिवासी अधिकार है, सिर्फ कानून के बारे में बोलिए, और किसके लिए हम लोग को उसको ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार का कितने कानून है आदिवासी अधिकार के लिए, ये थोड़ा सा कितने प्रकार के, मतलब सीएनटी हो गया, इसी प्रकार का बहुत सारा कानून है, इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, आदिवासी का प्रोटेक्ट के लिए पूरे भारत देश में जो है ना, एक नंबर तो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे के पूरे आदिवासी के हित के लिए ही बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं है। ये समझने वाली बात है। बहुत कोई बोलता है ना कि ये पूरे देश में एक ही संविधान से, एक प्रकार के नियम से ही सब संचालित है। नहीं, आदिवासी के लिए टोटल ही डिफरेंट है। एक ये जो भी पॉलिटिशियन लोग कहता है या ब्यूरोक्रेट्स लोग कहता है कि पूरा संविधान एक है, नहीं, संविधान में अधिकार सब समुदाय के लिए, विशेष करके आदिवासी के लिए विशेष तौर पर है, जो 5वीं अनुसूची के रूप में है ना, 5वीं अनुसूची के रूप में है। अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 13 का 3 तो है ही, 13 का 1, 2 से ही आप ले लीजिए। हाँ, आप इसका 19 ले लीजिए, 19 का 5 और 6, 19 का पारा 5 और 6, ये पूर्ण रूप से ये आदिवासी अधिकार इसमें मैंने इसमें हाँ, ये पूरी तरह से आदिवासी अधिकार इसमें उल्लेखित है। ये दूसरा। तो इसके बाद आपका ये आपका जैसे आपका आदिवासी अधिकार के संबंध में आपका जैसे हुआ आर्टिकल 147 हुआ, हाँ, आर्टिकल 141 हुआ, आर्टिकल 153 हुआ, 54 हुआ, अनुच्छेद आपका 243 एम हुआ, 243 जेडसी हुए, 244 का भाग खा का, इसमें बहुत सारा चीज़ उल्लेख है। 6वीं अनुसूची के लिए 244 का खंड खा है जो है, तो जैसे 244 का 2 जिस रूप में जिसको बोलते हैं, इसको 6वीं अनुसूची के रूप में ये इसमें उल्लेखित है। तो ये अधिकार है इसमें हमारे एक संवैधानिक। दूसरा है कि आदिवासी, झारखंड के आदिवासियों के लिए जो ज़मीन संरक्षित, ज़मीन के साथ साथ आदिवासी की भाषा, संस्कृति, ये उनकी गांव को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सभ्यता को प्रोटेक्ट करता है सीएनटी एसपीटी से। विल्किंसन रूल है, ये सब विद्यमान विधि है। और विद्यमान विधि जहाँ तक है, जहाँ पर है, वहाँ पर कोई भी आपका पार्लियामेंट, विधानसभा, वह उस जगह के लिए कानून नहीं बना सकता है। ये हमें जानकारी नहीं है। बड़े बड़े हमारे ऑफिसर लोग को नहीं मालूम है कि संसद और विधायक लोग हमारे लिए कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता है। यही चीज़ जानकारी नहीं है, और इसीलिए हम लोग हम लोगों को ये संसद विधायक लोग मूर्ख बेवकूफ़ बनाता है। कारण यही है, इसीलिए हम लोग चुनाव इनको चुन करके भेजते हैं। तो यहाँ पर यदि चुनाव की बात हो, चाहे सीएनटी एसपीटी सीएनटी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद आपका विल्किंसन रूल है, हाँ, इसके बाद आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी सारा ऑर्डर है, पी रमेरेडी जजमेंट है 1988 का, ये इसको भी ज़मीन प्रोटेक्ट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है। ये कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या सरकार की ओर से प्रचार करने का काम नहीं करता आदिवासी क्षेत्र में। दूसरा है आपका समता जजमेंट 1997, इसमें प्योरली ये बोला हुआ है, एकदम क्लियर कट आदेश दिया हुआ है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ज़मीन नहीं है। फिर भी ये लोग सरकार की ज़मीन बार बार ये प्रशासन वाले कहते हैं। तो इस मामले में भी हमारे विधायक सांसद लोग उनको नहीं टोकते हैं, ना ही जनता को मालूम है। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि समता जजमेंट हो, पी रमेरेड्डी जजमेंट हो, केरल वर्सेस आपका केंद्र सरकार की जजमेंट हो, जिसकी ज़मीन उसकी खनिज हो, लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, भूमि अधिग्रहण एंड पुनर्वास स्थापना अधिनियम 2013। तो
इन सारे कानून होते हुए भी आदिवासी की ज़मीन नहीं बच रहे हैं। कारण है ILO कन्वेंशन 107 का करार। ये सारा चीज़ वहीं पर आ जाता है, ये चीज़ का मेन खेला वहीं से है। इसलिए हमारे भारत के क्या झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन जो लूटने की जो आज परंपरा 100 साल से चल रही है। पहले अंग्रेज़ों के द्वारा लूटे जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ उतना नहीं लूटे, वो हमारे लिए कानून बना के गए जिसको विद्यमान विधि बोलते हैं। वो विद्यमान विधि है, वो इसको ये भारत का पार्लियामेंट और विधानसभा उसको खारिज नहीं कर सकती है। मानव निर्मित जो जितने भी है वो अभी ये लोग नहीं कर सकता है। हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि हम लोग जो भी आप बताए इन सभी को देखना चाहिए। अंतिम संदेश ये बोलिएगा कि हमारे आदिवासी को किस प्रकार से अभी मतलब इस पे पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे उसको देखने की ज़रूरत है, तो किस प्रकार थोड़ा सा संदेश दे दीजिए अंतिम समय में। जी, मैं आज आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे विश्व के आदिवासी, भारत के आदिवासी और झारखंड के आदिवासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अधिकारों से आप उनको जानकारी नहीं लेंगे, आप तब तक आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें यदि अधिकार लेना है, जो यूएनओ में UNDRIP के तहत जो यहाँ 46 जो रेजुलेशन है, उस रेजुलेशन में जो करार किए हुए हैं उस करार को समझना है। जो बेसिकली 2 करार है, ILO कन्वेंशन 107 और ILO कन्वेंशन 169। ये 2 करार जब तक हम नहीं समझेंगे, हम ऐसे ही मांग करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और हम हारेंगे। ज़मीन लुटेंगे, लुटाएंगे, जंगल लुटाएंगे, खान खनिज लुटाएंगे। आपका UNDRIP का 46 जो रेजुलेशन है इसको समझना होगा, और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हम आदिवासी पता नहीं और कितने साल स्वतंत्र के बाद, भारत स्वतंत्र हुआ है, आज़ादी नहीं, आदिवासी स्वतंत्र के दिन से ही गुलाम हो गए हैं। ये बात नहीं बोलते हैं, बार बार ये मीडिया वाले भी कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद स्वतंत्र, ये आज़ादी भारत, भारत में, लेकिन आज़ाद भारत नहीं बोला जा सकता है। क्या कि एग्रीमेंट जो हुआ है ये स्वतंत्र अधिनियम में हस्ताक्षर हुआ है, इंडिपेंडेंट एक्ट 1940। मीडिया वाला भी और आपका नेता लोग भी बार बार बोलता है कि आज़ादी की 75 वर्ष, आज़ादी हुई नहीं है। आज़ादी हुई है तो हमारी ज़मीन, हमारी बोली, भाषा हमको नहीं छोड़ रहा है, हमको क्यों आज़ादी नहीं दे रहा है, हमको नौकरी में आज़ादी नहीं दे रहा है, हमको जल जंगल ज़मीन में आज़ादी नहीं दे रहे हैं। आज ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारा चीज़ आजकल प्रतिबंधित हमको कर दिए, जो अंग्रेज के समय में आदिवासी को इतना प्रतिबंधित नहीं थे। तो मैं यही चाहूँगा कि आदिवासी जागे, शिक्षित हो और संघर्ष करे। मैं यही बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। जोहार। मैं कृष्णा हंसदा, आदिवासी महासभा राष्ट्रीय महासचिव। हम लोगों ने देखा कि आयोजक आदिवासी महासभा के द्वारा दादा कृष्णा ये हंसदा के द्वारा हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के वो कानून के बारे में बताया। उस सब को हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, उनको पलटने की ज़रूरत है। अगर नहीं सीखे हैं तो किसी और से सीखने की ज़रूरत है इस समय में। काहे कि हम लोग हर जगह देखे जा रहे हैं, हर जगह हमारे ही लोग हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ को अगर छीनने का बात हो, चाहे हम लोग का ज़मीन का, चाहे किसी भी चीज़ को अगर ये किया जाए, तो आदिवासी 2 दिन लड़ाई करता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर ठंडा अवस्था में चला जाता है। इसी प्रकार से सब खत्म हो जाए, धीरे धीरे हम लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो हम लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप सभी को हम लोग अगर ये कि कोशिश कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो सभी को अब हम लोग जोहार करते हैं। सभी जोहार।